good evening all. This is the part 2 of covering every important questions and PYQ of Indian economy. So let's just start with the question number 1, which is importance of human capital formation. ये क्वेश्चन like 3 to 4 times रिपीट हो रखा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये 4 मार्क्स तक ही आता है, 6 मार्क्स में आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा. अगर इवन इफ 6 मार्क्स में आ जाता है तो आपको 2 पॉइंट्स और ऐड कर देने अपने अकॉर्डिंग. ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इसमें अंडरस्टैंड करना है. मैं आपको क्लास में इतने अच्छे से समझाऊंगी कि आपको समझ में आ जाएगा. लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द आंसर. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? जब हम अपनी स्किल्स के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर, जिससे एक पॉजिटिव आउटकम निकल कर आता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. लाइक फॉर एग्जांपल, एक ए पर्सन है जिसको बिल्कुल भी स्किल्स नहीं है, जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो वो है ए. ठीक है, उसके पास कोई स्किल नहीं है. और एक बी है जिसके पास स्किल्स है, तो जिसके पास स्किल्स है वो एक अच्छा अर्न करेगा, इकोनॉमी में एक अच्छा आउटपुट जनरेट करेगा. ठीक है, वैसे ही एक इंसान ए है, एक इंसान बी है जिसके पास नॉलेज है, वो अच्छा आउटपुट शो करेगा इकोनॉमी में, वो लोगों को पढ़ाएगा, वो कुछ हेल्प करेगा, कुछ शेयर करेगा, मतलब उसका एक पॉजिटिव आउटकम होगा. ठीक है, जो बी है जिसने कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी बेसिक एटिकेट्स नहीं है, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा हमारी क्या है, इकोनॉमी पे. वैसी एजुकेशन और हेल्थ है. अगर एक हेल्दी पर्सन है वो एक अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा सोसाइटी के लिए, बट जो अनहेल्दी है वो क्या ही हेल्प करेगा लोगों की, क्या हेल्प कंट्रीब्यूशन करेगा, क्या प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगा. तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, इंडियन इकोनॉमी में आप सब कुछ लर्न नहीं कर सकते. सो आपको क्या लर्न करना है, बेसिक जो कीवर्ड्स हैं. कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सीबीएसई को कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए ही चाहिए होते हैं. अगर नहीं होते ये वर्ड्स तो वो मार्क्स नहीं देता सीबीएसई. सो आपको क्या लिखना है, मेंशन, ये वर्ड्स ज़रूर मेंशन करने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के. इंक्रीज द स्किल्स, नॉलेज, एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ द पीपल प्लस प्रोडक्टिव कैपेसिटी. तो ये वर्ड्स आपको मेंशन करने ही करने हैं. ठीक है, अब क्या हमारी इंपॉर्टेंस है, अगर हमारा एक जैसे हमने डिस्कस करा, स्किल्स है, नॉलेज है, एजुकेशन है, हेल्थ अच्छी, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगा. एजुकेटेड एंड हेल्दी वर्कर्स आर मोर एफिशिएंट लीडिंग टू हायर आउटपुट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, सेकंड इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. जब एक अच्छी स्किल है तो उससे क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास बढ़ जाएगी. बट जिसके पास स्किल्स ही नहीं है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कम होगी, उसको लोग हायर ही क्यों करेंगे कि जब उसके पास स्किल्स ही नहीं है. ठीक है, रिड्यूसिंग इन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी. अब जब कोई वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, अर्न कर रहा है पैसे, तो उससे क्या हो जाएगा, पॉवर्टी भी कम हो जाएगी, इनइक्वालिटीज़ भी कम हो जाएगी. ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिसके पास नॉलेज है वो क्या करेगा कि भाई मैं अपनी नॉलेज के थ्रू और पैसे अर्न करता हूँ, थोड़ा माइंड लगा के अपनी नॉलेज के थ्रू, अपनी एजुकेशन के थ्रू न्यू टेक्नोलॉजीज़ को या नए प्रोसेस को, हर एक चीज़ को सोच के इंक्रीज़ करता है. तो इससे हमारी टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती है. आपको सिर्फ क्या लर्न करना है कि जो ये हेडिंग्स है ना, आपको सिर्फ हेडिंग्स लर्न करनी है, बाकी अंदर का कंटेंट आप अपने अकॉर्डिंग बनाकर लिख सकते हो. ठीक है, सो कंक्लूजन क्या है, दस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर सस्टेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ओके, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा और आपको क्लास में ही लर्न हो गया होगा कि आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो भी समझ में आ गया होगा. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट एंड प्रॉब्लम्स इन रूरल क्रेडिट. ठीक है, क्या हमारे सोर्सेज हैं रूरल क्रेडिट के और क्या हमारी प्रॉब्लम्स आती है रूरल क्रेडिट में. ठीक है, ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स में 4 to 5 टाइम्स रिपीट हो रखा है. तो आपको बताना है कि कौन कौन से सोर्सेज है पहले हमारे रूरल क्रेडिट के. ठीक है, हमारे सोर्सेज 2 तरीके के हैं. एक हमारा है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, दैट इज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर. एक हमारा नॉन है, अरे ये आपका एमसीक्यू में भी आता है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इसमें से कौन सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है या कौन सा ऑर्गेनाइज में आता है, तो आपको लर्न करने हैं. ठीक है, अब हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हम देखते हैं. तो दीज आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड आरबीआई. ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये वाला पॉइंट. ठीक है, कि हमारा आरबीआई और गवर्नमेंट मैनेज करती है. कमर्शियल बैंक्स कौन कौन से ऑर्गेनाइज में आते हैं, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं जैसे कि हमारा एचडीएफसी बैंक हो गया, या मतलब जो भी कोटक महिंद्रा बैंक, जो भी हमारे बैंक्स हैं, एसबीआई वगैरह, सारे हमारे कमर्शियल बैंक्स में आते हैं. ये सारे बैंक्स हमारे को प्रोवाइड कराते हैं लोन. ठीक है, अब लोन प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसके बदले वो हमारी कोई चीज़ एसेट्स रख लेते हैं या हमारा गोल्ड रख लेते हैं या हमें कुछ भी हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो लोन देते हैं. बट हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन सा सोर्स हमारे को प्रोवाइड कराता है लोन, तो इट इज़ कमर्शियल बैंक. ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स भी हमारे इसी की कैटेगरी के आते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो लोन प्रोवाइड कराते हैं स्मॉल फार्मर्स को. ठीक है, स्मॉल फार्मर्स को कौन लोन प्रोवाइड कराता है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड द लोन टू द स्मॉल फार्मर्स. ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है आपका किसमें, एमसीक्यू में. तो आपको आंसर चूज़ करना है रीजनल रूरल बैंक. ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी हमारे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म एग्रीकल्चरल लोन्स प्रोवाइड कराते हैं. नबार्ड एक हमारा एपिक इंस्टीट्यूशन है जो रूरल क्रेडिट को हमारे को करता है. सॉरी, ब्रेक लेना पड़ा था मुझे बीच में. सो नबार्ड क्या होता है, नबार्ड एक हमारा एपिक्स इंस्टीट्यूशन है जो हमारा रूरल क्रेडिट प्रोवाइड कराता है. जैसे हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी को देखता है, वैसे ही हमारा नबार्ड है. नबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट. मैं नीचे लिख दूंगी, अगर लिख पाई तो लिख के ट्राई करती हूँ. लिखा नहीं जाएगा. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल, नेशनल बैंक
फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये हमारा रूरल क्रेडिट हो गया, फार्मर्स के रिगार्डिंग हो गया, इन सबको देखता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख दिया है, ए फार्मर टेकिंग क्रॉप लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक, आपको एक एग्जांपल भी दे देना है, ठीक है। आप अपना अकॉर्डिंग एग्जांपल दे सकते हो कि वी द नॉर्मल पीपल आर टेकिंग लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। एग्जांपल आप कैसा भी दे सकते हो, बट वो जेन्युइन थोड़ा रिलेटेबल हो, अच्छा हो, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दो, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हमारा अनऑर्गेनाइज में कहा जाता है मनी लैंडर्स, जैसे कि जिसके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, वो ज़्यादा प्राइजेस के ऊपर अपनी लैंड रेंट दे ज़्यादा रेंट चार्ज करके हमें लोन प्रोवाइड कराते हैं, तो वो हो जाता है हमारा मनी लैंडर्स, ठीक है। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, जिसमें बहुत नंबर ऑफ पीपल होते हैं, जैसे हमारा मुथूट फंड हो गया, म्यूचुअल फंड्स वगैरह वाले जो होते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं ना, ये सारे क्या करते हैं, लोगों से पैसा ले लेते हैं, बोलते हैं कि हम आपको अच्छा इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, ये सब करके, और वही सेम अमाउंट, जैसे कि एक इंसान से उन्होंने पैसे लिए 1 लाख, ठीक है, पूरा नहीं आ पा रहा, 1 लाख रुपीज़ ले लिए किसी से, ठीक है, बोला उनको कि हम आपको 2% इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। अब वही उन्होंने किसी को और को लोन प्रोवाइड करा दिया अनऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू कि हम आपको हम लोन प्रोवाइड करा देते हैं, आप हमें इतना 3% दे देना, तो बीच का जो 1% का गैप आया वो है उनका प्रॉफिट, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मनी लैंडर्स का, ट्रेडर्स कमीशन एजेंट्स का एक एग्जाम्पल हो गया। अ फार्मर बोरोइंग मनी फ्रॉम लोकल मनी लैंडर एट हाई इंटरेस्ट रेट, ठीक है। जैसे रिलेटिव्स एंड लैंडलॉर्ड्स भी है कि हम अपने रिलेटिव से ले लेते हैं कि भाई आज मुझे पैसे की ज़रूरत है, ऐसे ऐसे करके, तो मतलब वही आपको इनके सिर्फ आपको ये नेम ऐड करने हैं, ठीक है। अब हम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं रूरल क्रेडिट में। पहला है हाई इंटरेस्ट रेट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हम ऑर्गेनाइज सोर्स से लेते हैं ना, तो उसमें तो हमारा जो बैंक्स का ऑफिशियली होता है, जो उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है, चाहे 3% है, 4% है, तो वही पे करना पड़ता है। बट जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है, कोई 9% लेता है, कोई 3% लेता है, 3 जस्ट मैंने एग्जाम्पल लिया है, कोई 6% लेता है, जो पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। अब ये हमारा है मनी लैंडर, ये हमारा हो गया रिलेटिव, कि हमारे रिलेटिव ने बोला चलो भाई तुम हमारे रिश्तेदार हो, हम तुम्हें जानते हैं, हमें पता है तुम पैसे दे दोगे, तो हम 3% ले लेते हैं। कोई है कि जो हमारा थोड़ा ठीक ठीक बॉन्ड है, तो वो इतना ले लेगा, तो ये हमारा एक सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा प्रॉब्लम है रूरल क्रेडिट का। इनडेप्टनेस, मतलब फार्मर्स लोन ले लेते हैं बट वो पे नहीं कर पाते, तो वो किस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, डेप्ट ट्रैप में। मतलब कि मैंने बोला कि मुझे 1000 रुपये का लोन दे दो, मैं आपको कल या परसों एक महीने तक मैं पे कर दूंगी, बट मैं नहीं पे कर पाती, तो उसके लिए भी मैं 2000 का लोन ले लेती हूँ किसी और से, फिर ऐसे मैं किसी और से लोन ले लेती हूँ कि मुझे पे करना है, मैंने इसका लोन पे करने के लिए इतने का लोन लिया, फिर इसका पे करने के लिए इतने का लोन लिया, तो मतलब ये लोन चलता जा रहा है, इसको हम बोलते हैं डेप्ट ट्रैप, ठीक है। बेसिक टर्म्स भी मैं क्लियर कर रही हूँ आपके साथ, बट आप प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने जो भी नोन है, जो आपको पता है बोर्ड्स का एग्जाम दे रहा है, उसको बताओ कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ईजी लैंग्वेज में कर रही हूँ, ताकि आपको क्लास में ही लर्न हो जाए। मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, बस फोकस करो, आप अपना थोड़ा टाइम दो पढ़ने के लिए। इनएडुकेट क्रेडिट, जो हम लोन प्रोवाइड कराते हैं जो, वो एक इनसफिशिएंट और मॉडर्न फार्मिंग्स की नीड नहीं करते, ठीक है। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल कवरेज, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को तो बहुत डिफिकल्टी होती है लोन लेने के लिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि आप हमारा लोन रीपे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ऐसी चीज़ हो जाता है, ठीक है। कंक्लूजन भी आपको मेंशन करना है। दस ऑल्दो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैव इंप्रूव रूरल क्रेडिट, मैनी फार्मर्स स्टिल डिपेंड ऑन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ड्यू टू ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन, कि जो हमारे इंस्टीट्यूशनल्स हैं जो, वो तो एक इम्प्रूवमेंट का दिखा है, बट जो फार्मर्स है ना, वो स्टिल अभी भी नॉन इंस्टीट्यूशनल के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, वो नॉन इंस्टीट्यूशनल पे डिपेंड करते हैं, तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने की वजह से वो डेट ट्रैप में फंसते जाते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द नॉन अलाइड एक्टिविटीज़ इन एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये 4 मार्क्स में भी आता है और ये एमसीक्यू में भी आता है कि इसमें से नॉन अलाइड एक्टिविटी कौन सी है कौन सी नहीं है, ठीक है। सो आपको नॉन अलाइड एक्टिविटीज़ का पहले मीनिंग बताना है कि जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर से हट के जो भी हमारा अर्न करने का सोर्स है ना, उसको हम बोलते हैं नॉन अलाइड एक्टिविटी। नॉन अलाइड एक्टिविटी आर रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ विच प्रोवाइड एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पीपल, मतलब रूरल एरिया में जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैंड है। तो ये हो गए हमारे नॉन अलाइड एक्टिविटीज़ की एक्सप्लेनेशन, लाइक मीनिंग कि क्या होती है। जो भी हम अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल सेक्टर में रहकर भी, बट हम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड ना होके अदर एक्टिविटीज़ पे डिपेंड होते हैं, अदर एक्टिविटीज़ से इनकम अर्न करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन अलाइड एक्टिविटीज़। सो दीज एक्टिविटीज़ रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फार्मिंग एंड हेल्प इन रूरल डेवलपमेंट। हमारा इससे फार्मिंग के ऊपर से डिपेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ सारे 75% ऑफ पॉपुलेशन हमारी किस में थी, उसमें थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में थी। बट अब हमारी पॉपुलेशन शिफ्ट हो गई है, अब सारी 75% की जगह सारे लोग बाकी अदर अलाइड एक्टिविटीज़ में, नॉन अलाइड एक्टिविटीज़ में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करी कौन कौन सी है, ठीक है।
फर्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। दिस इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वन ऑन अ स्मॉल और लार्ज स्केल इन रूरल एरिया। मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा एक बेसिक रॉ मटेरियल होता है ना, वैसे उसी की तरह होता है कि हम कोई स्मॉल या लार्ज स्केल पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ, ठीक है। एग्जांपल हो गया हैंडलूम वीविंग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, कॉटेज इंडस्ट्रीज। आप अपने अकॉर्डिंग भी एग्जांपल्स ले सकते हो जो आपको ईजी लग रहा है, बट आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्जांपल्स के थ्रू कि इसमें से एग्जांपल नॉन अलाइड एक्टिविटीज़ का है या नहीं, ठीक है। माइनिंग एंड क्रूइंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम अर्थ। जो हमारा अर्थ है उससे हम ये चीज़ें निकाल रहे हैं ना, उसको हम बोलते हैं माइनिंग एंड क्रूइंग। कोल माइनिंग, आयरन और माइनिंग, स्टोन क्रूइंग, ये हमारे एग्जाम्पल हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स, सर्विसेज, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं नॉन अलाइड एक्टिविटीज़ का। आपको एक एक लाइन में डिफाइन करना है और इनके 2-3 एग्जाम्पल्स लिख देने हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या है हमारा, नॉन अलाइड एक्टिविटी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीजिंग इनकम एंड प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट स्पेशली ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल ऑफ सीजन, ठीक है। ये हो गया है हमारे इसका कंक्लूजन। अब क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आ चुका है, 6 मार्क्स में भी आ चुका है और वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइक आपको ये देखने को मिलता ही मिलता है। तो आपके लिए इसके लिए मैंने शॉर्ट्स कवर कर रखी है। शॉर्ट में मैंने 2 शॉर्ट्स में इसको कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझा रखा है। पहली शॉर्ट में मैंने ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और उसके एग्जांपल्स ले रखे हैं ग्लोबलाइजेशन के, और जो सेकंड शॉर्ट है मैंने पॉजिटिव इंपैक्ट ले रखे ग्लोबलाइजेशन के और नेगेटिव इंपैक्ट ले रखे ग्लोबलाइजेशन के विद द कंक्लूजन, जिससे आपका 4 मार्क्स का फॉर श्योरली कवर हो जाएगा और 6 मार्क्स का भी कवर हो जाएगा। तो आप उन 2 शॉर्ट्स को देखना, आपको यूट्यूब चैनल पर ही दिखेगी मेरे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है हमारा सीबीएसई का। ये हमारा क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता ही आता है, बस ये मॉडिफाई कर आता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में आता है, बट अंदर का कंटेंट आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ लाइक आपको घोट कर पी लेना है, आपको लिख कर देखना है, इसको प्रैक्टिस करने को अपने दिमाग में बिल्कुल छपा लेना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये मैं आपको बहुत एम्फेसाइज करूँगी कि आप इसको बिल्कुल रट लो, बिल्कुल समझ के कर लो लर्न, ठीक है। और बहुत इजी है, ठीक है। देखो, व्हाट सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज हैव इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान फॉलो फॉर द रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट पाथ, कि मतलब क्या क्या सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज फॉलो करी इंडिया ने, चाइना ने, पाकिस्तान ने, ठीक है, अपने डेवलपमेंट के लिए। तो पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस अराउंड लेट 1940s, हमारा सबको इंडिपेंडेंस जब भी मिला था, तो उसके बाद इंडिया ने, चाइना ने, पाकिस्तान ने एक सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी इकोनॉमिक ग्रोथ को ग्रो करने के लिए और पॉवर्टी को कम करने के लिए, ठीक है। तो देखो 5 ईयर प्लान्स ऑप्ट करे उन्होंने, जो हमने देखा है, क्वेश्चन देखा हुआ है। तो ऑल 3 कंट्रीज़ अडॉप्टेड सेंट्रलाइज प्लानिंग टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया ने प्लानिंग स्टार्ट करी थी 1951। अब जो इनके ईयर्स का है ना, ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है कि इंडिया ने प्लानिंग कब स्टार्ट करी थी, चाइना ने कब करी थी, पाकिस्तान ने कब करी थी, तो आपको एमसीक्यू में आ जाएगा ये क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है हमारा इंडिया ने स्टार्ट करी थी 1951 में, चाइना ने स्टार्ट करी थी 1953 में, पाकिस्तान ने करी थी 1956 में। तो सबसे पहले स्टार्ट किसने करी थी प्लानिंग, इंडिया ने, फिर चाइना ने, पाकिस्तान में। बट अब आज की डेट में आप देखोगे कि चाइना नंबर 1 पे आता है। चाइना, हम इन 3 कंट्रीज़ में चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है। चाइना बहुत डेवलप्ड नेशन है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है, हर एक चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 पे है चाइना। इंडिया सेकंड नंबर पे, पाकिस्तान थर्ड पर है, ठीक है। प्लानिंग किस चीज़ की करी थी उन्होंने, कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे इंडस्ट्रीज़ के फॉर्म में ग्रो कर सकते हैं, पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये सब इन सब चीज़ की उन्होंने प्लानिंग करी थी। 5 ईयर प्लान में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जेम्स वाली, वो भी आई होप आपको याद होगी, दैट इज़ ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस था। ये लर्न कर लेना, उस वीडियो को दोबारा देख लेना, अगर नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। मैं पार्ट 1 बना चुकी हूँ उसका, मैंने 5 क्वेश्चन उस वीडियो में कवर करे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने अलग कवर करे हैं। यहाँ पे मैंने 2 टाइम 2 लिख दिया है, इसको आप 1 कर लेना, ठीक है। फोकस ऑन पब्लिक सेक्टर, उनका जो सेकंड पॉइंट था कि उन्होंने जो अपने डेवलपमेंट के लिए क्या प्लान करा, पब्लिक सेक्टर के ऊपर। पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन था। उन्होंने बोला कि हमें इसको हटा के हमें पब्लिक को ओपन करना है, कि पब्लिक भी पार्टिसिपेट करे, जैसे कि ऑल 3 कंट्रीज गिव एन इंपॉर्टेंट रोल टू द पब्लिक सेक्टर स्पेशली इन हैवी इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, पावर, माइनिंग एंड ट्रांसपोर्ट वर डेवलप अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। एग्जाम्पल, इंडिया ने इसमें भिलाई स्टील प्लांट करा, चाइना ने स्टेट ऑन हैवी इंडस्ट्रीज ग्रो करी, मतलब उन्होंने पब्लिक सेक्टर के ऊपर फोकस करा था। थर्ड है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। पहले क्या होता था कि हम हर एक चीज़ के लिए इंपोर्ट करते थे, अब उन्होंने बोला कि इंपोर्ट के बजाय हम अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। उससे क्या होगा, हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी फॉरेन गुड्स के ऊपर, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ ग्रो होंगी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को हम प्रमोट करेंगे और हम हाई टैरिफ्स को भी इम्पोज कर देंगे और रिस्ट्रिक्शंस कर देंगे ताकि इंपोर्ट। अब पहले चीज़ 100 की थी, ठीक है, अब हम अगर उस पर टैरिफ्स लगा देंगे तो 120 की हो जाएगी, तो हम उसको लेना ही बंद कर देंगे ना। फिर हम अपनी इंडिया में ही, चाहे वो 110 का मिल रहा है या 105 का मिल रहा है, हम उसको ही ले लेंगे, ठीक है। तो ये होता है एडवांटेजेस टैरिफ लगाने का, जिससे हमारे क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। मेजर मोटिव यही है कि इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करना है किससे, एक्सपोर्ट से, ठीक है। एम्फेसाइज ऑन सेल्फ रिलायंस, ये पॉइंट भी वही कवर करता है कि सारी कंट्री का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें सेल्फ रिलायंट इकॉनमी बनाना है, तो हम अपने इकोनॉमी में ही गुड्स प्रोड्यूस करेंगे अपने, जिससे हमारी फॉरेन डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ईच कंट्री इंट्रोड्यूस लैंड रिफॉर्म्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। चाइना ने अपना बनाया, इंडिया ने लैंड सीलिंग और जिम्मेदारी सिस्टम को अब्लॉइश करा। जो जिम्मेदारी सिस्टम हमने देखा है पार्ट 1 में कि हमसे ज़्यादा चार्जेस रेंट की फॉर्म में लेते हैं, वो हो गया, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, दस इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान इनिशियली फॉलो सेंट्रलाइज प्लानिंग, पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो हमने ऊपर पॉइंट्स कवर करे उन्हीं को हमने कंक्लूजन में लिख दिया। हाउएवर देयर ग्रोथ आउटकम डिफर लेटर ड्यू टू डिफरेंसेस इन रिफॉर्म एंड पॉलिसी। उन्होंने ये सब प्लान्स करे बट फिर भी हमारी ग्रोथ में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आया। क्यों? क्योंकि हमने देखा चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया सेकंड पे है, पाकिस्तान थर्ड पर है, ये इसका यहाँ आ गया, ठीक है। सो आपको ये देखना है। और हमने यहाँ पे स्मॉल डेटा, मुझे नहीं समझ में आ रहा हमारे यहाँ गली के डॉगीज़ को क्या हो गया है, क्या उनके बीच में वॉर हो रही है, उसको निगलेक्ट करना, इस पे ही फोकस रखना अपना, ठीक है। देखो स्मॉल डेटा पॉइंट्स यू कैन मेंशन, ये आपके लिए एक तरीके से ऑप्शनल है, ठीक है। जिसको सब कुछ आता है वो ये पॉइंट्स को मेंशन कर लेना, जिसने प्रिपेयर कुछ भी नहीं करा वो इसको अवॉइड कर सकता है, बट जिसको लर्न हो सकता है वो कर लेना, ठीक है। चाइना की ग्रोथ रेट आफ्टर रिफॉर्म्स के बाद 1978 के बाद वो बढ़ गई थी, अराउंड 9 to 10% बढ़ गई थी। इंडिया की ग्रोथ 1991 के बाद बढ़ी है 3 to 4%। पाकिस्तान शो हायर ग्रोथ देन इंडिया ड्यूरिंग 1960s बट फेस इंस्टेबिलिटी लेटर, मतलब कि पाकिस्तान की ग्रोथ बढ़ गई थी बट 1960s के बाद इंस्टेबिलिटी देखी है। मैंने यहाँ पे क्विक रिवीजन के लिए कंपैरिजन टेबल दिया, क्या कंपेयर कर सकते हो। देखो स्टार्ट ऑफ प्लानिंग कब स्टार्ट करी, इंडिया ने 1951 में, चाइना ने 1953 में, पाकिस्तान ने 1956 में। टाइप ऑफ इकॉनमी, इनिशियल ईयर्स में कैसी इकॉनमी थी, इंडिया में क्या थी, मिक्स्ड इकॉनमी थी। मतलब मिक्स्ड इकॉनमी मतलब उन्होंने दोनों को इंपॉर्टेंस दी थी, सेंट्रल को भी, प्राइवेट को भी और पब्लिक को भी, ठीक है। जिसमें मिक्स्ड इकॉनमी में आता है प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों, ठीक है। ये हो जाता है हमारा मिक्स्ड इकॉनमी। चाइना ने क्या फोकस करा था, सोशलिस्ट इकनॉमी, मतलब उसने सोसाइटी के वेलफेयर को, सोशल इंप्रूवमेंट के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर देखा था, बट उसने चाइना ने सोशलिस्ट इकनॉमी फॉलो कर दी। पाकिस्तान ने भी मिक्स्ड इकॉनमी फॉलो करी थी। फोकस इन अर्ली ईयर्स, इंडिया ने फोकस करा था हैवी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, पब्लिक सेक्टर के ऊपर, बट चाइना ने फोकस करा था इंडस्ट्रीज़ के ऊपर और कलेक्टिव फार्मिंग के ऊपर, और पाकिस्तान ने फोकस करा था एग्रीकल्चर और पब्लिक सेक्टर के ऊपर। पब्लिक सेक्टर के रोल कैसे थे उस टाइम, इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में। तो इंडिया का रोल बहुत अच्छा था, पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत अच्छा था, स्टील के फॉर्म में, पावर, ट्रांसपोर्ट, इन सब में। ये आप देख लेना। इम्पोर्ट लैंड रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए, इंडिया में 1991 में आया जब हमने LPG लाया, चाइना में हमारा 1978 में आया, और पाकिस्तान में आया 1988 में। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, ठीक है। ग्रोथ आफ्टर रिफॉर्म्स के बाद ग्रोथ कितनी हुई, इंडिया में हुई 6 to 7% और चाइना में 9 to 10% और पाकिस्तान में हुई थी 4 to 5%, ठीक है। पॉपुलेशन पॉलिसी, क्या पॉपुलेशन पॉलिसी फॉलो कर रही थी, इंडिया में था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स ला रहे थे कि पॉपुलेशन कम हो, कंट्रोल हो, और चाइना ने फॉलो करा था 1 child पॉलिसी 1979 में। 1 child पॉलिसी मतलब कि आप एक ही बेबी प्लान कर सकते हो, एक ही बेबी को बर्थ दे सकते हो, उससे ज़्यादा अगर आप बेबी को बर्थ दोगे तो आपको गवर्नमेंट पनिशमेंट देगी या गवर्नमेंट आपके ऊपर कुछ एक्शन लेगी। अगर आपको बेबी को करना भी, आप प्लान कर रहे हो, तो आपको अपनी गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। और पाकिस्तान में मॉडरेट पॉपुलेशन कंट्रोल था। पॉवर्टी रिडक्शन, ये हम देख लेना, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे आया जाता है डिफरेंट पाथ रीजंस कि रिगार्डिंग कुछ भी आता है तो क्या है कि ऑल्दो इंडिया, चाइना इन सब ने सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज करी थी, बट इनके पाथ, इनकी जो ग्रोथ है वो डिफर क्यों हुई, तो ये इनका है पॉलिटिकल सिस्टम। इंडिया में डेमोक्रेटिक है, अभी भी डेमोक्रेटिक ही है, चाइना में 1 party थी, 1 party है, 1 party ही रही है। पाकिस्तान में मिलिट्री रूल एट मैनी टाइम्स हुआ। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब कब आए वो है, ये भी आपको पॉइंट लर्न करना है अच्छे से। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन का एक सक्सेस हुआ, जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ना, जो हमने HYV सीड्स को, फर्टिलाइजर्स को, इन सब को यूज़ करा था, तो उससे हमारा एक अच्छा एक सक्सेस दिखी हमें पार्शियल। पर चाइना में रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स, कलेक्टिवलाइजेशन हुआ, लिमिटेड लैंड रिफॉर्म्स हुए। पाकिस्तान में ग्रोथ हमारी मॉडरेट थी, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हुई। चाइना में इसमें स्लो और अनस्टेबल रही। ग्लोबल इंटीग्रेशन, इंडिया को तो एक अच्छा ग्रेजुअल इंटीग्रेशन माना गया है, बट इसमें चाइना को एग्रेसिव एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, मतलब उन्होंने एक्सपोर्ट के ऊपर ही फोकस करा है सारा का सारा, और पाकिस्तान ने फोकस करा है डिपेंडेंट ऑन फॉरेन एड के ऊपर डिपेंडेंट रहे हैं वो शुरुआत से, ठीक है। इसलिए उनकी ग्रोथ क्या हुई, डिफर हुई। पॉवर्टी रिडक्शन हमारी इंडिया की स्लो थी बट स्टडी थी, मतलब कि हमारी पॉपुलेशन जो थी, पॉवर्टी थी ना, वो कम हो रही थी धीरे धीरे। जैसे हमने डिसाइड करा 3% करना, तो 3 रहा, वो 4 नहीं हुआ पॉवर्टी हमारी, ठीक है। और रैपिड एंड लार्ज स्केल, मतलब हमारी जो चाइना है, चाइना में तो बहुत इजीली हमारी पॉवर्टी रिड्यूस होनी स्टार्ट हो गई थी, और इधर पाकिस्तान में तो लिमिटेड प्रोग्रेस थी, ठीक है।
सो कंक्लूजन क्या है, 10 डिफरेंसेस इन टाइमिंग ऑफ रिफॉर्म, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन लेड टू डिफरेंट डेवलपमेंट आउटकम्स। मतलब उनके जो ये है ना कि रिफॉर्म्स कब आए इस कंट्री में, या जो पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत मैटर करता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत मैटर करता है, इन सब चीज़ों की वजह से हमारे जो डिफरेंसेस आए हैं ग्रोथ में वो ये रीजंस है। तो आपको क्वेश्चन अगर आता है ना कि कौन कौन से रीजंस है कि हमारा सबने डेवलपमेंट पास्ट सेम टाइम पर स्टार्ट करा था बट उनके ग्रोथ डिफर हुई, तो आपको ये पॉइंट्स मेंशन करने हैं। और अगर आपको एक क्विक रिवीजन के लिए टेबल है, इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और मेजर चीज़ आपको ये लर्न करनी है ये वाले क्वेश्चन की कि व्हाट सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, कौन कौन से इससे आप कौन कौन से डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज उन्होंने फॉलो करी है, इस ही चीज़ से आपके 3 क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं। कौन कौन से सिमिलर स्ट्रैटेजीज फॉलो करी, एक क्विक कंपैरिजन होगा तीनों कंट्रीज़ का, और डिफरेंसेस क्या थे उनके बीच में ग्रोथ की वजह से, क्या मेन रीज़न रहे हैं वो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको वीडियो में लर्न हो गया होगा। बहुत सी रेयर चीज़ें हैं जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए वो आपको लिख कर देखने पड़ेंगे, वो आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार बोलना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें आप ऐसी हैं कि आप एक बार रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा आराम से, और आपके माइंड में बिल्कुल क्लियरली बैठ जाएगा ये सब चीज़ें। बस आप एक बार वीडियो देखो, उसको अपने माइंड में बिठाओ, उसके बाद आप बोल कर देखो, बोल कर नहीं देख रहे तो सिर्फ हेडिंग्स लिख कर देखो। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने उन दोस्तों के साथ करो जो आपको पता है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो ताकि वो पास हो जाएँ। ये क्वेश्चन श्योर क्वेश्चन हैं जो आते ही आते हैं, रिपीट होकर आते हैं, लैंग्वेज चेंज होकर आते हैं। तो प्लीज़ शेयर करना उन दोस्तों के साथ, और शेयर करना। और अभी आपके पास बहुत कम टाइम है, इतना टाइम है कि आप पढ़ सकते हो और पूरा सिलेबस भी कवर नहीं कर सकते हो। तो इसलिए जो मैं कवर करा रही हूँ इन वीडियोस में, उन वीडियो को बिल्कुल अच्छे से सिंसियरली पढ़ लो उन वीडियोस को, कि आप पास हो जाओगे और 60 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, वो सिर्फ इन वीडियोज़ की रिवीजन कर लो, उनका अपने माइंड में फ्रेम कर लो, बाकी और कुछ आपकी मेहनत लगेगी नहीं। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड फॉलो फॉर मोर अपडेट्स, एंड फॉलो करना इस चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच।